हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर की बात चल रही थी, थर्ड ईयर की, जिसका यूनिट थर्ड हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है। तो उसे आसानी से पढ़ा पाना और थ्योरी को इंटरेस्टिंग बना पाना, प्रैक्टिकली बना पाना आसान नहीं होता। फिर भी आप लोगों के लिए बहुत प्यार तरीके से, बहुत इजी और बहुत अच्छी लैंग्वेज में, प्रैक्टिकली वे से, ट्रिकी वे में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और चाहता हूँ बदले में केवल आप लोगों से सपोर्ट, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स। तो बस इतना काम आपको करना है मेरा। तो छठवां लेक्चर है ये हमारा। इससे पहले 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमारा यूनिट थर्ड का पहला पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, फार्मेसी एक्ट। कल जो है एक लेक्चर अपलोड हो चुका था। कल का मतलब लास्ट लेक्चर जो था वो एक अपलोड हो चुका था आपका, जो जहाँ मैंने आपसे बोला था कि अगला लेक्चर जो अब आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड का डिटेल्ड लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में छठवां लेक्चर है ये हमारा, और इसमें उसी की बात करेंगे हम लोग पूरे डिटेल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड में। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट चल रहा था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड या बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी। तो द लाइसेंस तो है, मैंने आपको पिछला लेक्चर पहले आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है 50% आ जाए, ठीक है, क्योंकि आधी चीज़ें मैं छोड़ दूंगा जो मैंने वहाँ बता दी होंगी, ठीक है। यहाँ केवल एक डिटेल होगी उसी की, और पूरी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा कि कभी अगर इन इमरजेंसी के 7 नंबर का आ जाए अकेला मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड, वैसे नहीं होता, अगर हो जाए तो आप इसको अकेला 7 नंबर में लिख जाएँ, इतना टैकल अप कर जाएँ, ठीक है। तो द लाइसेंस इज इशूड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट फॉर एल्कोहल। एप्लीकेशन शुड बी मेड 2 months in advance prior to date of manufacturing along with request fees is indicated. The application should include name, address and site of bonded laboratory if it is a firm, name and address of every partner to the firm if it is a company, its registered name, एड्रेस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें पहले से बता दी थी कि लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा, 2 महीने पहले लेंगे। अगर आप एक ही मैन्युफैक्चरर होगा तो उसका नाम, उसका एड्रेस, कहाँ लेबोरेटरी बन रही है वो जगह, ठीक है। अगर वो फर्म है तो उसका नेम फर्म का, उसका एड्रेस कहाँ है ये फर्म, ठीक है। उसके हर एक पार्टनर का एड्रेस भी होना चाहिए, हर एक पार्टनर का नाम होना चाहिए। अगर वो एक कंपनी है तो उस कंपनी का रजिस्टर्ड नेम होना चाहिए, क्या रजिस्टर्ड नंबर है, उसका एड्रेस होना चाहिए कि वो एड्रेस कहाँ है, मैनेजर, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का एड्रेस होना चाहिए, और अदर डायरेक्टर्स का नेम और एड्रेस भी नोट किया जाता है। कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड फॉर बैंडेड प्रिपरेशन, नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, मशीनरी, स्टिल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कोहल टू रिमेन एट वन टाइम। और एक समय पे आपके यहाँ कितने ऑपरेटर्स होंगे, कितनी मशीनरी होगी, इस सब की डिटेल भी होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी थी। ये केवल ज़्यादा मटेरियल डालने के लिए लेक्चर है, बस उसी का कॉम्प्लीमेंट है, और ऐसे मान लीजिए। और एक चीज़ और था, वहाँ मैं स्ट्रक्चर उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाया था, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ स्टार्टिंग, कब से आप स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, 2 महीने पहले है तो आज की डेट से 2 महीने बाद की डेट तो होनी चाहिए मिनिमम। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है पिछले कुछ दिनों से। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइज ऑफिसर आइदर होल टाइम और पार्ट टाइम, ठीक है। कि एक्साइज ऑफिसर आपको कैसा चाहिए, होल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए। लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, लाइसेंस नंबर इशूड, आपको क्या ऐसी प्रिपरेशन बनानी है जिसमें अल्कोहल डालना है, ठीक है। आपका लाइसेंस नंबर क्या है, बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर DCA। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले आपको DCA से, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर लाइसेंस कराना पड़ता है, फिर आपको यहाँ मिलता है। तो एलिवेशन प्लान क्या है आपका, प्लान ऑफ डिफरेंट रूम्स, आपके रूम्स किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डोर्स, आपके यहाँ डोर्स कैसे हैं, विंडोज़ क्या हैं, क्वार्टर्स ऑफ फॉर एक्साइज स्टाफ आर टू बी प्रोवाइडेड। और आपको एक्साइज ऑफिसर जो मिलेगा उसको क्वार्टर भी देना पड़ेगा, ठीक है। और एक अपने जो इंडस्ट्री है वहाँ भी एक रूम देना पड़ेगा, एक ऑफिस देना पड़ेगा। इन केस ऑफ फर्म पार्टनरशिप डील एंड इन केस ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ एसोसिएशन एंड लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी भी वहाँ प्रोवाइड करानी पड़ती है। The licensing authority shall inquire into the process of manufacturing of such formulation containing alcohol and narcotic drugs। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है पहले लाइसेंस बताया था, फिर रिक्वायरमेंट बताई थी, और फिर इंक्वायरी बताई थी। वही इंक्वायरी का पार्ट है ये थ्योरी में, वहीं आप ऐड करेंगे, वही जो नोट्स हैं उसी में। तो द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इंक्वायर
मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंक्वायर होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग बोली गई है अल्कोहल की या नारकोटिक ड्रग्स की वही है। स्टाफ आपका कितना क्वालिफाइड है, मैंने आपको वहाँ पूरी चीज़ें बताई थी। जो आपके टेक्निकल स्टाफ है उसको कितना एक्सपीरियंस है, पर्सनल जो है उसका सूटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज़ल, आपके यहाँ कैसे जो आपने प्रपोजल दिया है उसकी सूटेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है जिसने एप्लीकेशन के लिए दिया है मैन्युफैक्चरर की, ठीक है, कि वो इतना करा भी पाएगा, ले भी पाएगा कि नहीं। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेल आल्सो लुक इनटू द इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इसको भी देखना पड़ता है, ऑफ एल्कोहल एंड फिक्स एन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, तो कितना एल्कोहल की कैसी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू लाइसेंस फॉर 1 year relating to the premises approved after inspection and for manufacturing of product containing alcohol or narcotic drug. Separate license is issued for each premises and the license is not transferable. और ये लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता। ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत ईजी इंग्लिश लिखी हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको और कंटिन्यू करें तो लाइसेंस इशूड शुड बी डिस्प्लेस प्रॉपर इन दी प्रोमाइसेस। हर प्रोमाइसेस के लिए हर एक अलग अलग लाइसेंस है, मैंने आपको बताया अभी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में अमेंड ऑन alter the condition of license. Renewal of license should be done before 1 month of expiry or else 25% एक्स्ट्रा, ठीक है, कि जो आपका लाइसेंस है वो आपको 1 साल के लिए मिला है तो उसकी एक रिन्यूअल रेट भी होती है, उससे पहले आपको 1 महीने करानी पड़ती है। 25% एक्स्ट्रा फीस चार्ज होगी अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे। कॉन्विक्शन ऑफ वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज़ पॉसिबल अंडर सेक्शन 109 और 116 ऑफ इंडियन पेनल कोड बिफोर कैंसलिंग और सस्पेंडिंग द लाइसेंस सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन टू द लाइसेंसी टू एक्सप्लेन हर हिज कंडीशन, ठीक है, कि अगर उसका और कहीं कैंसलेशन की बात आती है तो पहले उसको अपना हक है बोलने का, ठीक है, कि अगर ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ दिखाने में गड़बड़ी हुई है या जो चीज़ें इंस्पेक्ट की गई वो चीज़ें थोड़ी सी ठीक तरह से इंस्पेक्ट नहीं की गई, तो पहले बताया जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि एक टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, अब जो डिटेल मुझे पढ़ानी थी जिसके लिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ वो अब शुरू हो रही है। क्योंकि देखिए ज्यूरिस को आप केवल थ्योरी एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ें, आप केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ें। ज्यूरिस को इस तरह से पढ़ें कि आप बी फार्मा कर रहे हैं और आगे आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट देनी है। तो आपको अगर कोई भी फिर जो है ज़्यादा सलाह लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ज्यूरिस अच्छे से पढ़ी होगी, और आपको एक अंदाज़ा भी रहेगा, कभी कोई गलती नहीं होगी अगर आपको पहले से बेसिक नॉलेज होगी तो, ठीक है। तो अब बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो सेपरेट प्लेन स्प्लिट स्टोर इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन द बॉन्डेड प्रेमाइसेस। मैंने आपको पहली चीज़ बताया था, स्प्लिट स्टोर होना चाहिए। देयर शुड बी ओनली 1 एंट्रेंस टू द लेबोरेटरी, एक ही एंट्रेंस होना चाहिए और एक ही डोर होना चाहिए हर कंपार्टमेंट के अंदर। एक सेपरेट रूम होना चाहिए हर मेडिसिनल प्रिपरेशन को बनाने के लिए। 1 और मोर रूम स्टोरेज के लिए जो है बहुत सारे एक से ज़्यादा रूम होने चाहिए, वो आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हैं। अ सेपरेट रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयलेट प्रिपरेशन एंड देयर स्टोरेज, इसके लिए एक अलग रूम होना चाहिए। टॉयलेट प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो वो ज़रूर देखें पहले। एंड अ रूम फॉर एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज नियर द एंट्रेंस विद द फर्नीचर, मैंने ये चीज़ भी आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी और यहाँ भी कई बार डिस्कस हो चुका है। The bonded laboratory should be opened and closed in presence of excise officer in charge, जो ऑफिसर है उसी के अंदर उसी की क्या बोलते हैं प्रेजेंटी में होना चाहिए। एंड सिक्योर्ड विद एक्साइड टिकट लॉक्स। एवरी विंडो इन द बॉन्डेड लेबोरेटरी शुड बी प्रोवाइडेड विद आयरन रॉड नॉट लेस देन 19 mm इन थिकनेस, ये भी फिक्स होता है। ये चीज़ें बड़ी स्पेशल होती हैं कि अगर जो है कोई किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाएँ, इसीलिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ। वैसे आपके सेमेस्टर पर्पज़ के लिए कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है केवल आपकी नॉलेज के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, कि उसकी 19 mm की थिकनेस होनी चाहिए, अपार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 102 mm। द आयरन रॉड शुड बी एम्बोडेड इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन टू अ डेप्थ ऑफ 51 mm एट ईच एंड। द विंडोज शुड बी कवर्ड फ्रॉम इनसाइड विथ स्ट्रॉन्ग वायरिंग नेट, अंदर से बंद होना चाहिए उस विंडो को। द अपर्चर ऑफ विच शुड नॉट एक्सीड, अगर जो नेट लगा हुआ है उसका अपर्चर 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईच रूम इन बॉन्डेड लेबोरेटरी शुड हैव अ बोर्ड इंडिकेटिंग नेम, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक बोर्ड लगा होना चाहिए, उस पर उसका सीरियल नंबर होना चाहिए, उस रूम में क्या होता है वो पता लगना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए है। पेंट होना चाहिए एक ऑयली कलर से, वो तो पेंट का कलर भी डिसाइड है ऑलरेडी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में भी एक फ़िक्स कलर ही पुता रहता है। मेरे मन में जब मैं छोटा था तो बड़ा एक अटपटा क्वेश्चन आता था, ये सारे गांव के सरकारी स्कूल पिंक कलर से क्यों हैं, लाइट पिंक कलर होता है ना, तो
ये ऐसे क्यों? तो वो बाद में पता लगा कि भैया ये एक फिक्स तरीका है, तो वैसे यहाँ भी इस तरह से है, ठीक है। द पाइप्स फ्रॉम सिंक्स इन द लेबोरेटरी शुड बी कनेक्टेड टू क्लोज ड्रेनेज अल्टीमेटली, ये आपके घर में भी होता है, वहाँ भी होना चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ड्रेनेज सिस्टम। द गैस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ डेज। मैंने ये चीज़ें भी आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि गैस और इलेक्ट्रिक सप्लाई लीकेज नहीं होना चाहिए, एक स्विच के अंदर वो बंद हो जाना चाहिए जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए। ऑल द रेगुलेटर्स और स्विचेस शुड बी सिक्योरली लॉक, सारे रेगुलेटर्स बंद होने चाहिए सिक्योरली तरीके से। परमानेंट वेसल्स इन बॉन्डेड लेबोरेटरी शुड बियर द सीरियल नंबर, जितनी भी वेसल्स हैं उनके एक सीरियल नंबर होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट ऑफ फुल कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स, और हर कैपेसिटी में की जो कैपेसिटी है वेसल की वो भी होनी चाहिए। द स्पिरिट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पिरिट वेयर हाउस अप्रूव्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। द इंडेंट शुड बी सेंट इन डुप्लीकेट। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में बताई थी कि एक्साइज ऑफिसर से कैसे स्पिरिट मिलती है, कैसे चीज़ें हम लेने जाते हैं, उसको लाने के बाद भी हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई थी। द स्पिरिट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पिरिट वेयर हाउस अप्रूव्ड बाय एक्साइज कमिश्नर, मैंने बताया। द इंडेंट शुड बी सेंट इन डुप्लीकेट इन प्रेस्क्राइब फ्रॉम काउंटर साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द लेबोरेटरी। एल्कोहल इज इशूड ऑन डली सील्ड कंटेनर्स, सील्ड मिलना चाहिए। एंड अंडर इंटीमेशन टू द एक्साइज ऑफिसर कंसर्न, नो वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट इज परमिसिबल एंड फॉर एनी लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी हैज़ टू बी पेड। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लॉस होता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी कि भैया हाँ हमने लॉस किया है, ठीक है। फिर वहाँ दूसरी बात हुई थी वेरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ एल्कोहल। देखिए डिट्टो वही चीज़ें हैं सारी, बस थोड़ा सा डिटेल है, वो भी कुछ कुछ जगह, बाकी जगह बिल्कुल सेम। तो एक तरह से ये आपका रिवीजन लेक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन एक दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई थी और बताना भी ज़रूरी था, और एक स्टैंडर्डाइज बुक का मटेरियल लेके आना भी ज़रूरी था जिससे आपको पता लग सके। ये आपकी फॉरेंसिक फार्मेसी की बुक का मटेरियल है, जिससे आपको स्टैंडर्ड बुक का थोड़ा सा मटेरियल पता लगे कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी इन्हीं बुक से उठ के आती। ये पूरा मटेरियल डिट्टो एक स्टैंडर्ड बुक का है, फॉरेंसिक फार्मेसी जिसका नाम है। तो ये जो है मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल क्लियर कट हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न था कि ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो ईजी करने के चक्कर में मैं स्टैंडर्ड फॉलो ना कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने सारे स्टैंडर्ड फॉलो करके रखे हैं, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ अपने इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। ऑन इट्स अराइवल इन बॉन्डेड लेबोरेटरी, जब आ गया तो फिर वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। मैंने बताया था एल्कोहल इज़ वॉल्यूम इन वॉल्यूम एंड, मतलब एल्कोहल मेज़र किया जाता है कि उसका वॉल्यूम ठीक है कि नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है कि नहीं है। एंट्रीज़ आर मेड इन रजिस्टर, कि कितना आया वो पूरा रजिस्टर में आना चाहिए, स्टोर किया जाना चाहिए उसे स्प्रेड स्टोर के अंदर। अंडर एक्साइज लॉग विद परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्साइज ऑफिसर की प्रेजेंस में ही वो रखना चाहिए इंचार्ज। एंड ऑफिसर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो मैन्युफैक्चरिंग आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो ऑफिसर है वो भी वहाँ होना चाहिए। The alcohol is issued from spirit store from time to time is in according with the procedure laid down under rules। मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट बनाई होगी कि मुझे 10 ml फिनॉल चाहिए, 12 ml ये चाहिए, 5 ml वो चाहिए। तो उसी तरह से वहाँ भी एल्कोहल उसी रेंज में जाता है कि मुझे 1000 ml इस प्रिपरेशन के लिए चाहिए, 10,000 ml इसके लिए चाहिए, तो वो आपको उतना अलाउड हो जाता है। नेक्स्ट इशू ऑफ एल्कोहल, अब अलाउ हो गया तो इशू कैसे होगा। द मैन्युफैक्चरर शुड कैलकुलेट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्कोहल एंड हैंड इट ओवर टू एक्साइज ऑफिसर, मैंने अभी बताया। ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट रेडी, और ऐसा नहीं है कि एल्कोहल मिलने के बाद आप इंग्रेडिएंट बन रहे हैं, आपके इंग्रेडिएंट रेडी होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपका एल्कोहल मिले वैसे ही सॉल्वेंट मिक्स करें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और एक्साइज ऑफिसर की प्रेजेंस में ही होता है ये। द परकोलेटर्स और अदर वेसल्स कंटेनिंग एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज शुड बी लेबल्ड with the name of the product, batch number, description, quantity of alcohol, use date of manufacture and quantity of preparation remove। तो जितनी क्वांटिटी है वो सब उसमें प्रिपरेशन में लगनी चाहिए, और उसके अलावा अगर कुछ बचता है तो उसको रिमूव आउट करना चाहिए, ठीक है। टू रिमूव करना चाहिए स्टोर से। मेजर्ड एंड स्टोर्ड इन वेसल प्रोवाइडेड, एंटर्ड इन रजिस्टर कि इतना इस बैच नंबर से इतना मिला। अप टू 200 ml फॉर ईच बैच इज़ परमिटेड टू विदड्रॉन विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहलिक स्ट्रेंथ। तो अब मान लीजिए आपके पास एल्कोहल आया, तो आपने एल्कोहल 10,000 लिया मान लीजिए, या 1000 लीटर लिया। अब उसमें से आपको अगर टेस्टिंग करनी होगी तो उस टेस्टिंग के लिए कोई फ़ीस, आपको कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। ये इसमें लिखा हुआ है
है कि हर बैच से 200 ml निकाला जा सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल स्ट्रेंथ फॉर प्रिपरेशन, अ सेपरेट अमाउंट ऑफ सैम्पल्स यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस इज मेंटेन। तो ऐसा नहीं है कि 200 ml निकाल लिया आपने और कह दिया बस ठीक है और बेच दिया उस 200 ml को बाद में, नहीं, उस 200 ml का आपने क्या किया इसका भी पूरा एक जो है रजिस्टर बना के रखना पड़ता है, एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है और वो देना पड़ता है, ठीक है। Any amount of preparation left after analysis should be returned and mixed with the main batch, या अगर कोई अमाउंट इसके बाद बच रहा है आपका किसी कंडीशन की वजह से तो उसे या तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा या फिर उसे मिक्स करना पड़ेगा मेन बैच के साथ। ऑल एंट्रीज मस्ट बी इनिशिएल्ड बाय द एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज। सारी एंट्रीज चेक कौन करता है? सारी एंट्रीज रहती हैं किसके अंडर में? एक्साइज ऑफिसर के अंदर में, ठीक है। द एक्साइज ऑफिसर में आल्सो विदड्रॉ 2 सैम्पल्स फ्रॉम ईच बैच नॉट मोर देन 150 ml। तो वो एक्साइज ऑफिसर जो है वो चेक कर सकता है कि जितना अमाउंट आपने बोला उतना डाला भी है कि नहीं, लेकिन वो 150 ml से ज़्यादा नहीं ले सकता। फॉर सेंडिंग 1 सैम्पल टू द केमिकल एग्जामिनर एंड रिटेनिंग अदर सैम्पल अंटिल द रिपोर्ट इज रिसीव्ड। तो पहला सैंपल भेज देता है वो केमिकल एग्जामिनर के पास और दूसरी रख लेता है अपने पास जब तक उसे रिपोर्ट नहीं आती तब तक, ठीक है। रिपोर्ट आने के बाद अगर उसे कुछ गड़बड़ी लगती है तो उस दूसरे वाले सैंपल से फिर से चीज़ें देखी जा सकती हैं कि क्या ये गड़बड़ी रियल में थी या केवल उसी सैंपल में देखी गई। If the report of the chemical examiner indicate that strength of alcohol in the preparation is more than the one declared by the manufacturer, the strength reported by the chemical examiner is entered in stock book and duty for excess strength of alcohol has to be paid by the manufacturer। अगर वहाँ देखा गया कि जितना बोला था उससे ज़्यादा अमाउंट डाल दिया तो फिर जो है पेनाल्टी लगेगी मैन्युफैक्चरर पे। तो कैसे डाल दिया? एनी प्रिपरेशन वेयर एन स्ट्रेंथ बियॉन्ड टर्जरी प्रूफ इज एस्टेब्लिश्ड इट इज़ आइदर डिस्ट्रॉयड, रीप्रोसेस्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्साइज कमिश्नर, ठीक है। अब जो चीज़ें ऐसी बन गई हैं तो फिर उसको देखा जाता है कि इसे डिस्ट्रॉय करना है या रीप्रोसेस करना है, वो एक्साइज कमिश्नर बताता है। द एक्साइज कमिश्नर में एग्जेम्प्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इट कन्विंस्ड ऑफ एनी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ एल्कोहल एक्सेप्ट थेफ्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज। हो सकता है आप प्रैक्टिकल करते टाइम आपको कुछ जो है वेस्टेज भी हो जाता है ना, तो वो वेस्टेज की लिमिट भी फिक्स होती है, वो भी देखा जाता है कि अगर वेस्टेज हो रहा है तो कितना वेस्टेज को छोड़ा जा सकता है कि इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या ड्यूटी पे होगी वो एक्साइज कमिश्नर आपको बताएगा। Bulk storage of preparation is done in jars or bottles of not less than 2.25 liters in volume. The container is labeled with batch number. Batch number क्या था, कंटेंट कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है अल्कोहल की। This preparation should be distributed in containers or not less than 50 ml capacity. इसको डिस्ट्रीब्यूट 50 ml से कम से नहीं कर सकते। However, in special case EC में ऑथराइज यूज़ ऑफ स्मॉल कंडीशन। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ छोटे कंटेनर्स की परमिशन एक्साइज कमिश्नर देता है, वो भैया उसका काम है। द कंटेनर्स with all necessary particulars are arranged in racks in the bonded laboratory। सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स रखी होनी चाहिए जैसे किचन में रखी होती हैं, ठीक है। Any deficiency detected should be brought to the notice of excise officer who shall keep record and report to excise commissioner। The excise commissioner may not ask manufacturer to pay duty for such deficiencies depending upon the merit of the case। अगर सारी चीज़ें एक साथ एक अच्छे तरीके से रखी होंगी तो अगर किसी बैच नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो उस बैच नंबर की सारी बोतल उठा के तुरंत डिस्ट्रॉय करी जा सकती हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको रीप्रोसेस किया जा सकता है, और अगर सही नहीं रखी होंगी तो फिर ढूंढते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे बाद में। इशूज़ फ्रॉम बॉन्डेड लेबोरेटरी। देखिए पूरा लेक्चर जो है वो लगभग पिछले लेक्चर का ही डिट्टो पार्ट है, केवल एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए और एक रिवीजन के लिए और थोड़ी सी डिटेल्स देने के लिए मैं ये फिर से लेक्चर बना के लाया आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं भी देखा होगा उन्हें भी काफ़ी आइडिया हो गया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ मैंने वो चीज़ें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, इसीलिए मैंने बोला था कि 50-60% ही आपको समझ में आए। तो आप पिछला लेक्चर भी देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर आपको वैसे ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कि हाँ भैया ये चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो अब इश्यूज फ्रॉम बॉन्डेड लेबोरेटरी। द मैन्युफैक्चर मेक्स एप्लीकेशन टू एक्साइज ऑफिसर एंड पेज एक्साइज ड्यूटी और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी एडवांस ड्यूटी पेड बाई हिम। हो सकता है उसने पहले से दे के रखी हो। ओनली ऑन पेमेंट ऑफ कैलकुलेटेड ड्यूटी द गॉड्स कंटेनिंग एल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग आर परमिटेड टू बी टेकन आउट ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी बाय द एक्साइज ऑफिसर, ठीक है। तो एक्साइज ऑफिसर तभी परमिट देगा जब आपने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी होगी।
ठीक है। तो एग्जाम्पशन एंड पेनल्टी, द प्रिपरेशन सप्लाई टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर एक ये एग्जाम्पशन है कि अगर जो आपने प्रिपरेशन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जा रही हैं, डिस्पेंसरीज को जा रही हैं, चैरिटी हॉस्पिटल्स को जा रही हैं और इंस्टीट्यूशंस को जा रही हैं जो कि मेडिसिनल इंस्टीट्यूशन जो हैं जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पुअर लोगों को, एज सर्टिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, CMO जिसे बोला जाता है, DMO बोला जाता है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो फिर ऐसे कंडीशन में एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी होती आपको। पेनल्टीज़ की बात करें तो फॉर कंट्रावेंशन और प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, और मतलब अगर आपने एक्ट को बात नहीं मानी, जो ये एक्ट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो फिर आपको पनिशमेंट होगी कि 6 महीने की जेल हो सकती है, फ़ाइन भी लग सकता है और विदाउट फ़ाइन भी हो सकती है। द कोर्ट में ऑर्डर सीजर ऑफ ड्यूटी विल गॉड्स एंड हैंडिंग इट ओवर टू द गवर्नमेंट, हो सकता है जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको पूरा सीज़ कर दिया जाए या गवर्नमेंट को दे दिया जाए। द ऑनर ऑफ द लैंड शुड इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट, एक्साइज ऑफिसर ऑफ पुलिस और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो बताना पड़ेगा। टेक प्लेस इन हिज हर प्लेस, अदरवाइज ही सी इज़ लायबल फॉर इम्प्रूव। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने नहीं बताई है, जिसकी लैंड है उसने नहीं बताई, तो उसको भी जेल होगी 6 महीने की विद और विदाउट फाइन। एनी ऑफिसर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड डिटेन्स द गॉड्स विद एन इंटेंशन ऑफ हैरेसमेंट, अगर आप एक्साइज ऑफिसर आ रहा था तो भैया ऑफिसर की भी तो कोई गलती होगी। तो अगर उसने विदाउट किसी रीज़न के सामान को किसी हैरेसमेंट या टॉर्चर किया, मे बी फाइंड अप टू ₹2000, तो उसको 2000 रुपये का फ़ाइन होगा। एनी ऑफिसर हु रिफ्यूज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज़ अनलेस ही इज़ ऑब्टेन्ड परमिशन टू विदड्रॉ शैल बी पनिशेबल विथ 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, तो अगर कोई ऑफिसर अपना काम नहीं करता तो उसकी ये 3 मंथ की जेल है, फ़ाइन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर दैट from a specified date no person shall engage in production of dutiable goods or part thereof, ठीक है। Any officer authorized by the excise commissioner shall have free access at all reasonable time to any licensed premises for through inspection भी किया जाता है। if obstructed to discharge of duties of the officer there is provision for penalty of ₹500, तो पेनल्टी है 500 की। any authorized excise officer may arrest any person whom he has reason to believe that the person has violated provisions of the act, तो अगर ऐसा किसी पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है एक्साइज ऑफिसर जिसको उस पर बिलीव हो कि हाँ इसने जो है एक्ट की वायलेटेड प्रोविज़न है, एंड इज़ लायबल टू पनिश अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के अंदर इसको पनिश किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक फ़ीस की बात आती है। द एप्लीकेंट जो है फॉर लाइसेंस शुड बी अकम्पनीड विद फॉलोइंग फीस। जब एल्कोहल 4000 LP लीटर्स से कम है तो 100, व्हेन कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज़ 4000 LP लीटर्स है या उससे ज़्यादा तो 200, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल और कंटेनिंग एल्कोहल प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। तो आयुर्वेदिक और यूनानी जो प्रिपरेशन होती है इनमें क्या है, सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होता है या फिर डिस्टिलेट एल्कोहल होता है, तो उसके केस में 25। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतने इंटरेस्टिंग वे में, इतने प्रैक्टिकली वे में, इतने ट्रिकी वे में पढ़ने के लिए तो और सब्सक्रिप्शन करिए, क्योंकि मैं भाई फीस नहीं लेता हूँ। केवल एक रिवीजन वीडियो था, एक थोड़ा डिटेल्ड वीडियो था। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो इसमें तो। और मेरा नंबर है 9140403649। आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं कि भैया नोट्स वोट्स चाहिए तो वहाँ मैं दे दूँगा। लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी भैया पढ़ाने में मदद करिए, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करवाइए और मुझे भी मोटिवेट मिलेगा अगर वो वीडियोस ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे। कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग इन नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज पढ़ाऊँगा वैसे तो।